नमस्कार एवं स्वागत आप सभी मित्रों का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। जो हमारा हमने पुराने जो पेपर सॉल्व कराए थे इससे पहले आपके साइंस के प्रीवियस ईयर के, जो कि आपके लिए फॉरेस्टर के लिए और पशुधन प्रसारकारी प्रदर्शक रेशम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि पिछले जितने भी क्वेश्चन पेपर होते हैं उनसे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर टपकते हैं। तो 2 क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व कराए थे और एक क्वेश्चन पेपर हमने अभी 65 प्रश्न तक सॉल्व कराया था, और इसकी पीडीएफ हम आपको उपलब्ध करा देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको लिंक उपलब्ध करा देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। जो भी हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, कृपया हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग साइंस की तैयारी करने वाले हैं उनको उन तक जरूर पहुंचाएगा, ताकि उनको भी फायदा हो। तो 65 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो चुके थे। 66वां प्रश्न आज हम यहाँ से शुरू करते हैं। 66वां प्रश्न हमारा, निम्नलिखित गैसों में से किसका वंडर वाल्स नियतांक सबसे कम है? तो जो ये गैसें हैं इनमें से सबसे कम वंडर वाल्स नियतांक किसका है? तो वंडर वाल्स नियतांक क्या होता है? जो वंडर वाल्स है उसने एक समीकरण दिया था, ठीक है, और उसी के अनुसार इसने नियतांक दिया था। तो इसने कहा था कि वंडर वाल समीकरण क्या होता है? गैसों की अवस्था का एक समीकरण होता है, ठीक है, जिसे वंडर वाल्स नाम के व्यक्ति ने दिया था। कब? 1877 में, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इनमें से किसका सबसे कम है, ठीक है। जो NH3 है, NH3 का होता है 422। N2, NH3 के बाद आता है N2, N2 का है इसमें 140, ठीक है, और H2 का है 24, और CO2 का है 363। तो इसमें सबसे कम किसका हो जाएगा? आपका ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, H2 का हो जाएगा, जिसका है आपका 24, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 67 का, जीन गण विधि उपयोगी है? जीन गण विधि क्या होती है? अब देखना, जीन गण विधि किसके लिए उपयोगी है? जो जीन गण विधि होती है वो क्या होती है? एक गन टाइप का होता है, ठीक है, एक बंदूक के टाइप का होता है। इसमें क्या होते हैं? मेटल के कुछ कण रहते हैं, ठीक है। जब हम एक पौधे के जीन निकालते हैं, ठीक है, हम जिनको बोलते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट, तो ट्रांसजेनिक प्लांट में हम क्या करते हैं? इस जीन गन का प्रयोग करते हैं। इस जीन गन में मेटल लगे होते हैं, यहाँ पर कुछ अन्य प्रकार के क्या होते हैं? जीन लगे होते हैं। तब हम इसको दूसरे पौधे पे डालते हैं और वहाँ से ये पौधे क्या करते हैं? इसको एब्जर्व कर देते हैं, ठीक है। तो इस पर क्या होता है कि मेटल यहाँ पे लगा होता है आपका, मेटल प्लस डीएनए। डीएनए के कौन से होते हैं? सेगमेंट होते हैं। डीएनए के सेगमेंट को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। तो यहाँ पर दूसरे पौधे के जीन लगे रहते हैं और हम इस गन को दूसरे पौधे पर लगाते हैं, तो इसी को कहते हैं हम जीन गन विधि, ठीक है। तो ये किस काम आती है? तो ये आती है आपके ऑप्शन बी से हो जाएगा, पादप कोशिका के रूपांतरण हेतु। अगला क्वेश्चन, 68वां क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कोशिका में कोशिका कंकाल का कौन सा एक कार्य नहीं है? तो कोशिका कंकाल का कौन सा एक कार्य नहीं होगा? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, अंतरा कोशिकीय परिवहन। नेक्स्ट 69 है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जिप्सम, और इसको बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट। जब कभी आपको पूछा जाएगा सेलेनाइट, सेलेनाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सेलेनाइट भी क्या कहते हैं? जिप्सम को बोला जाता है सेलेनाइट। जिप्सम का दूसरा नाम है सेलेनाइट, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 70वां प्रश्न पे चलते हैं। टमाटर का खाने योग्य भाग है? टमाटर का खाने योग्य भाग है। अब देखो, टमाटर का खाने योग्य भाग, टमाटर किस प्रकार का फल है? ये प्रकार का फल है बेरी, बेरी प्रकार का फल है आपका टमाटर। बेरी में वो आते हैं जिनका क्या होता है? गूदेदार होता है जो फल, और जिसमें क्या होती है? बहुअंडपी होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका पेरिकॉर्प भी खाने के लिए होता है, बीज भी खाने के लिए, आपने देखा होगा बीज भी हम खाते हैं टमाटर के, प्लेसेंटा भी इसका खाने के लिए होता है, और तब आ जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन है? इंसुलिन है, तो इंसुलिन क्या है? जो कोशिका रस में पाए जाने वाला फ्रुक्टोज का एक बहुलक है इंसुलिन। तो जो क्या होती है, कई सारी फ्रुक्टोज की यूनिट होती हैं, जब एक बॉन्ड बनाती हैं तो उसे क्या कहते हैं? हम इंसुलिन कहते हैं। हमने कहा जब कई सारी फ्रुक्टोज की एक यूनिट होती है, जैसे ये फ्रुक्टोज है, इन्होंने जुड़ के बना दी एक यूनिट, ठीक है, एक लंबी सी यूनिट बना दी, तो इसको हम कहते हैं इंसुलिन। ये पूरा क्या माना जाता है तब? इंसुलिन, ठीक है। अलग अलग यूनिट जब मिलकर के एक बनाते हैं बॉन्ड, तो उसको कहा जाता है इंसुलिन। तो ये इंसुलिन क्या होता है?
कोशिका रस में पाए जाने वाले एक फ्रक्टोज का एक बहुलक है। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि इंसुलिन में कौन क्या होता है, तो इंसुलिन में क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। ठीक है, इसका इसी का एक बहुलक है आपका इंसुलिन। अच्छा, ये इन्यूलिन है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये इन्यूलिन है, इंसुलिन नहीं, ये इन्यूलिन है। इन्यूलिन की बात पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होगी। इन्यूलिन क्या है, ठीक है, तो इन्यूलिन क्वेश्चन सेम है, थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होगी लेकिन आंसर सेम है। कई सारे फ्रक्टोज की कोशिश यूनिट की क्या होती है, जब एक बॉन्ड बनता है, ऐसे फ्रक्टोज, ये है फ्रक्टोज, जब इन मिल करके एक बॉन्ड बनाते हैं तब एक इन्यूलिन बनता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, इन्यूलिन। तो इसमें क्या, किसकी मात्रा ज़्यादा होती है, इसकी इसमें होती है फ्रक्टोज की मात्रा ज़्यादा होती है, इसी का एक बहुलक होता है आपका इन्यूलिन। अगला क्वेश्चन है 72। सैलिसिलिक अम्ल अम्लीय माध्यम में एसिटिक एनहाइड्रेट से क्रिया करके बनाता है। जो सैलिसिलिक अम्ल होता है वो क्या बनाता है, ठीक है, तो एसिटिक एनहाइड्रेट से जब क्रिया करता है, ज़्यादातर इसमें हम देखते हैं कि इसको जब हम सैलिसिलिक अम्ल को अम्लीय माध्यम में एसिटिक अम्ल के साथ क्या करते हैं, जब हम गर्म करते हैं, थोड़ा हीट करते हैं, तो तब इसमें क्या क्या पैदा होता है, क्या देता है ये। ठीक है, तो कौन सी क्रिया देता है, तो ये देता है आपकी जो एस्प्रिन है, एस्प्रिन को देता है। एस्प्रिन आपने सुना होगा, जिसको आप सर दर्द की गोली भी कहते हैं, एस्प्रिन, डिस्प्रिन, तो यही होती है आपकी एस्प्रिन। ठीक है, तो एसिटल सैलिसिलिक एसिड, एसिटल सैलिसिलिक एसिड इसका क्या है, नाम है। इसका कॉमन नेम हम जानते हैं एस्प्रिन के नाम से। ठीक है, एसिटल सैलिसिलिक एसिड इसको बोलते हैं, इसका कॉमन नेम हम जानते हैं एस्प्रिन के नाम से। अगला क्वेश्चन है 73। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स स्थित है। रेजिन यानी कि लीसा, लीसा कहाँ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रेजिन कहाँ है, नेचुरल रेजिन। ठीक है, तो ये कहाँ है आपका, रांची में स्थित है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स। अगला क्वेश्चन है 74। अग्नाशय की किन कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। काफ़ी साधारण क्वेश्चन है, आप हर बार सुनते हैं कि अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं की द्वीपिकाओं से ये क्या करता है, इंसुलिन स्रावित होता है। अगला 75वां क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रिस्टलों में फ्रैंकल दोष के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये फ्रैंकल दोष होता क्या है। ठीक है, फ्रैंकल दोष क्या होता है, जब कोई आयन क्या करता है, अपने निश्चित स्थान छोड़ करके अंतरकाशीय स्थान में चले जाते हैं, यानी कि दूसरे स्थान में चले जाते हैं, तब क्या करते हैं, जब उनका जो निश्चित स्थान होता है वहाँ पर एक छिद्र बन जाता है। यानी कि अब देखिए, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कोई प्लस है कोई माइनस है, कोई प्लस है कोई माइनस है। ठीक है, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से चले गया आपका दूसरे जगह, इलेक्ट्रॉन या आयन हम बोलते हैं, यहाँ का एक आयन क्या है, यहाँ चले गया। ठीक है, इस जगह पे, तो यहाँ का जब एक आयन यहाँ चले गया तो यहाँ तो जगह खाली हो गई, तो इसी होल को हम कहते हैं फ्रैंकल दोष। ठीक है, ये क्या होता है, क्रिस्टल के रूप में उत्पन्न होता है, तो इसी दोष को कहते हैं हम फ्रैंकल दोष। जब ये एक होल छूट जाता है, इसको कहा जाता है फ्रैंकल दोष। तो ये किस में होता है, देखो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। यौज जालक स्थल से धनायनों व ऋणायनों को समान संख्या लुप्त होने के कारण होता है। जैसे हमने कहा, यहाँ से ये इधर चले गया तो यहाँ पर ये संख्या क्या होगी, लुप्त हो गई, और यहाँ पर एक स्थान छूट गया, तो इसे कहते हैं फ्रैंकल दोष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ट्रिटिकम एस्टिवम है। तो ट्रिटिकम एस्टिवम हम जानते हैं, ट्रिटिकम एस्टिवम क्या है, एक गेहूं का नाम है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, तो ये कौन सा पौधा है, ये है आपका एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का तात्पर्य होता है आपका आवृत्ति बीजी पौधे, जिनमें क्या होते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, जिनमें बीज लगते हैं और जो आवरण युक्त बीज देते हैं, उनको कहते हैं हम आवृत्ति बीजी पौधे। ठीक है, इनमें क्या होता है, बीजांड या बीजांड, जो बीजांड होता है या बीज का अंडाशय होता है या भित्ति होती है, तो इसी को कहते हैं हम आवृत्ति बीजी प्लांट। अगला क्वेश्चन है विद्युत आवेश पैदा करने वाली मछली कौन सी है। विद्युत आवेश पैदा करने वाली मछली कौन सी है, तो ये है आपकी टॉर्पीडो। टॉर्पीडो में क्या होती है, जो इलेक्ट्रोसाइट्स होते हैं। ठीक है, टॉर्पीडो में क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रोसाइट्स होते हैं, इनमें क्या करती है टॉर्पीडो में, ये क्या करते हैं, जो आयन होते हैं, जो आयन होते हैं, इनको क्या करता है, ये गति बढ़ाते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रोसाइट्स इसमें उपस्थित होता है, ये एकदम से उसमें क्या करता है, आयनों की गति को बढ़ाता है, और इससे क्या होता है, इसमें विद्युत बनती है, ये करंट ये पैदा करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सबसे प्रबलतम अम्ल है। तो सबसे प्रबलतम अम्ल इसमें हो जाएगा, जो इसके H बॉन्ड है उसके अनुसार इसमें प्रबलतम हो जाएगा आपका फॉर्मिक एसिड, HCOOH, फॉर्मिक एसिड। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, किसी प्रजाति का जीनोम होता है, किसी प्रजाति का जीनोम होता है। अब ये जीनोम क्या होता है, जब आप देखते हैं गुणसूत्र, गुणसूत्र के होते हैं डबल हेलिक्स, ठीक है, ऐसे इस प्रकार के गुणसूत्र हो गए और इसके क्या हो गए, डबल हेलिक्स होते हैं। तो गुणसूत्र में पाई जाने वाले जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, आनुवंशिक पदार्थ को हम क्या कहते हैं, नॉर्मली हम उसको डीएनए कहते हैं। जो आपने देखा होगा, जो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण यहाँ बीच में जुड़े हुए रहते हैं, इनको कहा जाता है आपके आनुवंशिक पदार्थ, यानी कि जो जीन होते हैं। तो जीनोम हम किसको कहते हैं, जो आपके 23 जोड़ी होते हैं, 23 जोड़ी, यानी कि 23 जोड़ी होंगे तो 23 × 2 46 हो जाएंगे आपके। तो इसी को कहा जाता है, इन 23 जोड़ियों को जीनोम, यानी कि जीन, ठीक है। यहाँ जोड़े में रहते हैं ये, तो इसलिए इसको 23 जोड़ी हम मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 80वां क्वेश्चन, पक्षियों में ध्वनि उत्पन्न होती है। तो पक्षियों में ध्वनि किससे उत्पन्न होती है, तो जब हम ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन में होती है आपकी लरिंक्स से, ठीक है, लरिंक्स से इस मनुष्य में ध्वनि उत्पन्न होती है। और जब पक्षियों की हम बात करते हैं तो ये होती है आपकी सिरिंक्स द्वारा। उसका ऑप्शन डी हो जाएगा, सिरिंक्स द्वारा इसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन हमारा 81वां क्वेश्चन, सेल स्थिरांक का मात्रक है, सेल स्थिरांक का मात्रक है। तो सेल स्थिरांक का मात्रक हो जाएगा यहाँ पर सेंटीमीटर की घात -1, ठीक है, सेंटीमीटर की घात -1। अगला क्वेश्चन है, बाथ स्पंज का वैज्ञानिक नाम है, बाथ स्पंज का वैज्ञानिक नाम है। तो बाथ स्पंज आपने देखा होगा, जो नहाने के लिए काम आते हैं, गोल गोल टाइप का स्पंज रहता है, उसको स्पंज होता है, स्पंजी होता है वो, दबाने में अच्छा लगता है वो, ठीक है, काफ़ी मुलायम रहता है और दबाने में स्पंजी रहता है वो। उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो उसका वैज्ञानिक नाम है यहाँ पर यू स्पोंजिया, ठीक है, यू स्पोंजिया यहाँ पर इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्तनधारियों में सबसे छोटी आरबीसी किसमें पाई जाती है, स्तनधारियों में सबसे छोटी आरबीसी किसमें पाई जाती है। तो सबसे छोटी आरबीसी पाई जाती है हमेशा कस्तूरी मृग में, कस्तूरी मृग की आरबीसी क्या होती है, सबसे छोटी होती है। अब जब हम बात करते हैं कि सबसे बड़ी आरबीसी किसमें होगी, तो सबसे बड़ी आरबीसी पाई जाती है आपके ऊँट में, ऊँट में सबसे बड़ी और कस्तूरी मृग में सबसे छोटी। अगला क्वेश्चन 84वां, निम्न में से कौन सा यौगिक बायूरेट परीक्षण नहीं देता है, ठीक है, निम्न में कौन सा यौगिक बायूरेट परीक्षण नहीं देता है, ठीक है। अब देखो बायूरेट परीक्षण क्या होता है, जिनमें एमाइड लिंकेज होता है, जिनमें क्या होता है, एमाइड लिंकेज होता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, बायूरेट परीक्षण देते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पर कौन नहीं देता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट इसमें बायूरेट परीक्षण नहीं देता, क्योंकि इसमें क्या होता है, एमाइड लिंकेज नहीं होता है, इसमें होता है ग्लाइकोसाइड लिंकेज, ग्लाइकोसाइड लिंकेज होता है आपके किसमें, कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपका कार्बोहाइड्रेट कभी भी बायूरेट परीक्षण नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में ग्लाइकोलिसिस होता है, कोशिका में ग्लाइकोलिसिस होता है। तो ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, जो आपका ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, यानी कि जो ग्लूकोज होता है उसका ब्रेक डाउन हो गया, दो दो टुकड़ों में ये बढ़ गया, तो यही कहा जाता है हमारा ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता, कहाँ होता है, जो ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है कोशिका में, ये होता है आपके कोशिका द्रव्य में, ठीक है, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में ही क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर सभी एंजाइम क्या होते हैं जिनकी इसको ज़रूरत होती है। ग्लाइकोलिसिस को जब दो भागों में टूटता है हमारा ग्लूकोज, जब इसकी इतने एंजाइम्स की इसको ज़रूरत होती है, ये सिर्फ इसको मिलते हैं कहाँ, केंद्रक में, ठीक है, तो इसीलिए ये क्या होता है, हमेशा केंद्रक में ही होता है। अगला क्वेश्चन 86वां, निम्न में से कौन सा प्रोटोजोआ निद्रा रोग का कारण है, ठीक है, निद्रा रोग यानी कि बार बार नींद का आना, तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है ये, सबसे पहले आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन क्लियर हो जाता है, ये होता है प्रोटोजोआ के कारण, ठीक है, प्रोटोजोआन के कारण क्या होता है, हमेशा निद्रा रोग कारक है किसका, प्रोटोजोआ का, ठीक है, प्रोटोजोआ से ही हमें क्या होता है, निद्रा रोग होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, निम्न में से कौन सा प्रोटोजोआ निद्रा रोग का कारक है, तो इसमें हो जाएगा ट्राइपेनोसोमा, ट्राइपेनोसोमा हमेशा क्या करता है, निद्रा रोग बढ़ाता है, और ये क्या है, एक प्रोटोजोआ, ठीक है। अब जो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इसको कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है, ठीक है, निद्रा रोग का, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। किसने खोजा था, ये थे एक वैज्ञानिक फोर्ड ने खोजा था ये
प्रोटोजोआ, निद्रा रोग का कारक वाला। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 87वां, यदि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 40 दिन है तो उसकी औसत आयु होगी, तो 40 दिन है तो इसकी औसत आयु कितनी होगी, ये हो जाएगा आपके, इसमें फॉर्मूले हैं, काफ़ी टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 57.6 दिन। अगला क्वेश्चन, पॉलिटीन गुणसूत्र की खोज किसने की थी, तो पॉलिटीन गुणसूत्र की खोज की थी आपके जो E.G. बालबियानी, इनका पूरा नाम था E.G. बालबियानी। ठीक है, कब की थी, 1881 में की थी पॉलिटीन गुणसूत्रों की खोज। अब ये पॉलिटीन गुणसूत्र क्या होते हैं, जब डीएनए को क्या करते हैं, रिपीट डिवीजन होता है, यानी रिपीट डिवीजन यानी कि विदाउट सेल डिवीजन के कारण इनका रिपीट होता है, यानी कि जब हम बोलते हैं कोशिका विभाजन होता है, अर्धसूत्र विभाजन, समसूत्र विभाजन होता है, जब इनके बिना इसमें डीएनए में क्या होता है, रिपीट डिवीजन होता है, तो इसी को हम कहते हैं पॉलिटीन गुणसूत्र। ठीक है, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, बालबियानी ने दिया था इसको। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रेशम तकनीक अनुसंधान संस्थान CATRI स्थित है, तो ये है आपके बेंगलुरु में, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 90वां क्वेश्चन है, निम्न हाइड्रेट्स के अम्लीय प्रबलता का घटता क्रम है, तो ये घटता क्रम हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महत्वपूर्ण जैव उर्वरक साइनोबैक्टीरिया किस फसल में प्रयुक्त किया जाता है। अब देखो, साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, साइनोबैक्टीरिया को हम बोलते हैं साधारण भाषा में नील हरित शैवाल, जो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या करते हैं, स्वयं भोजन बनाते हैं, इनको हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के कुछ उदाहरण आपको बताता हूँ। नाइट्रोसोमोनास, नाम सुना होगा आपने, नाइट्रोसोमोनास, क्लोरोबियम, नाइट्रोबैक्टर, एजिटोबैक्टर, ये सारे क्या हैं आपके साइनोबैक्टीरिया हैं, यानी कि नील हरित शैवाल हैं। ठीक है, क्वेश्चन था यहाँ पर, एक महत्वपूर्ण जैव उर्वरक साइनोबैक्टीरिया किस फसल में प्रयुक्त किया जाता है, तो ये किया जाता है आपके ऑप्शन डी, धान में। 92वां क्वेश्चन है, PCR विधि सर्वोत्तम है। आजकल आपने काफ़ी सुना होगा पीसीआर हो रहा है आपके कोरोना वायरस के सिम्टम्स को खोजने के लिए। जब आप ब्लड टेस्ट करने जाते हैं तो वहाँ पे वो बोलते हैं पीसीआर मशीन हमारी क्या है, ख़राब है। तो पीसीआर में क्या होता है, पीसीआर का पूरा नाम होता है आपका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या होता है इसका नाम, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आपने कई बार सुना होगा कि पीसीआर मशीन क्या है, हमारी ख़राब है, तो यही आपकी पीसीआर होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये इसकी चेन रिएक्शन को टटोलता है, किसकी, आपके ब्लड की। ठीक है, तो पीसीआर विधि सर्वोत्तम है। तो पीसीआर विधि जो होती है वो डीएनए जो प्रवर्धन होता है, डीएनए एम्प्लीफिकेशन होता है, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और एक बात आपको कहूँ, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी सबसे उपयोगी होता है आपका पीसीआर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, काइनेटिक गैस समीकरण व्यक्त की जाती है, तो काइनेटिक गैस समीकरण जो आदर्श गैस समीकरण होती है वो है आपकी PV = nRT। ठीक है, लेकिन जब काइनेटिक गैस समीकरण की बात करते हैं तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 94, यदि मूल कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 14 है तो सिनर्जिड्स में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, तो कभी भी जब मूल कोशिका में 14 है तो सिनर्जिड्स में क्या हो जाती है, यहाँ पर आधी कोशिकाएं हो जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन, नहंस ग्रंथि पाई जाती है, तो नहंस ग्रंथि पाई जाती है आपकी जो जिह्वा है वो वहाँ पाई जाती है आपके नहंस ग्लैंड्स। ठीक है, अगला 96, ग्रेफाइट एक परतीय जालक है, इसकी परतें आपस में जुड़ी रहती हैं, तो इसकी परतें जुड़ी रहती हैं वंडरवाल्स बलों द्वारा। ठीक है, ग्रेफाइट की परतें जुड़ी रहती हैं आपकी वंडरवाल्स के बलों द्वारा। अगला क्वेश्चन, फास्फोरस के प्राकृतिक भंडार हैं, तो फास्फोरस कहाँ से प्राप्त होता है, हमारे जो इसके प्राकृतिक भंडार हैं तो ये होती हैं हमारे चट्टानों से प्राप्त की जाती हैं। अगला क्वेश्चन 98, प्रजनन स्तर पर मधुमक्खियों के ड्रोन क्या होते हैं, तो प्रजनन स्तर पर जब मधुमक्खियों के ड्रोन होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा नर प्रजनक होते हैं। अगला क्वेश्चन 99वां, पॉलिस्टीरीन है, तो पॉलिस्टीरीन इसका ऑप्शन ए से हो जाएगा, बेंजीन पे आपके CH और CH2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है इस पेपर का 100वां क्वेश्चन, उल्टा पिरामिड पाए जाते हैं, तो उल्टा पिरामिड हमेशा पाए जाते हैं जलीय तंत्र के जीवभार के पिरामिड में। ठीक है, तो ये थे हमारे दूसरे सॉल्व पेपर के 100 क्वेश्चन। पहले 65 क्वेश्चन हो चुके हैं, उससे आगे हमने आज किए हैं। जिन लोगों को पेपर की PDF चाहिए होगी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक प्रदान कर रहे हैं, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।